नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मेवाड़ राज्य का इतिहास, जिसके अब तक हम 9 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मेवाड़ रियासत की सामान्य जानकारी, गोहिल वंश के शासकों के बारे में, सिसोदिया वंश की सामान्य जानकारी और सिसोदिया वंश के कुछ शासकों के बारे में अध्ययन किया है। आज उसी क्रम में हम सिसोदिया वंश के एक महान शासक की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आज हम जिस शासक को पढ़ने जा रहे हैं, वह शासक हर दृष्टि में निपुण था, जिसका नाम महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा को याद करने के लिए आप उसके संपूर्ण जीवन को, उसकी उपलब्धियों को, चाहे वो स्थापत्य कला से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सांस्कृतिक कला से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सैनिक दृष्टि से हो, चाहे वो उसकी उपाधियों से संबंधित हो, चाहे उसके आरंभिक जीवन से संबंधित हो, पूरी की पूरी जानकारी हमें उसको 4 भागों में बांटकर आसानी से याद कर सकते हैं। याद कराने का ऐसा तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो आज मैं महाराणा कुंभा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। उससे पहले आज मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देना चाहूंगा। उसका जवाब जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देगा, उस विद्यार्थी का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, वो बधाई का पात्र होगा। क्वेश्चन है कि ग्रब गुंजन नामक तोप किस दुर्ग में स्थापित थी? ग्रब गुंजन नामक तोप किस दुर्ग में स्थापित थी? हिंट मैं आपको दे दूं, राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा एक दुर्ग पर अधिकार किया गया था। राणा लाखा के द्वारा उस दुर्ग पर आक्रमण किया गया था, लेकिन राणा लाखा जब उस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब उसके सरदारों ने एक नकली दुर्ग बनाया था। इतना हिंट देने के बाद शायद आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? महाराणा कुंभा की। देखो दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है आज महाराणा कुंभा। इसको आप 4 पार्टों में बांट लीजिए। देखो, महाराणा कुंभा का जो शासन काल है वह है 1433 से 1468 ईस्वी तक। 33 दूनी 68 हुए। अब ठीक होगा गुरुजी, 33 दूनी तो 66 हुए। थाने पढ़ाई करनी है, थे गणित कौन सीखनी। अब देखो, 1433 से 1468 ईस्वी तक इसने शासन किया है। इसके शासन काल को आप 4 भागों में बांट लीजिए। 4 भाग कौन कौन से हैं? ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया? डायग्राम। अब जो पहला डायग्राम है उसमें तो क्या आएगा? इसका एक तो आरंभिक जीवन, आरंभिक जीवन प्लस उपाधियां, कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। दूसरा जो पार्ट है उसमें कुंभा के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए और कौन कौन सी संधियां की गई, यानी युद्ध व संधियां, या आप ये कह सकते हो उसके प्रमुख सैन्य अभियान। तीसरा जो पार्ट है उसमें उसकी स्थापत्य कला, यानी उसने किस किस का निर्माण करवाया, यानी तीसरे पार्ट में हम किसका अध्ययन करेंगे? निर्माण के बारे में, कि निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए। और चौथा जो पार्ट है
उसमें उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। यानी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? साहित्य एवं दरबार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप ये कहेंगे सर साहित्य एवं दरबार के बारे में कैसे? कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कौन से ग्रंथों पर टीका लिखी, उसके दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। तो हम सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आरंभिक जीवन और उपाधियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंभा ने जितनी भी उपाधियां धारण की थी उन उपाधियों की लगभग जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है। यानी कुंभा की जानकारी की कुंभा की उपाधियों की जो जानकारी के जो स्रोत है वो कितने स्रोत है? दो जानकारी के स्रोत है। कितने हैं? दो स्रोत हैं। अब वो दो स्रोत कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। एक तो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, किसने लिखी थी? महेश ने, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और दूसरी कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दूसरी कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसकी रचना का कार्य तो शुरू किया था किसने? अत्रि ने। किसने किया था? अत्रि ने। लेकिन पूरा किसने किया? उसके पुत्र महेश ने। इसलिए यह कहा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक अत्रि पुत्र महेश था, जो 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? अत्रि पुत्री महेश के द्वारा। अब इसको ये क्यों कहा गया? क्योंकि कार्य शुरू तो किसने किया था लिखने का? अत्रि ने। और पूरा किसने किया? उसके पुत्र महेश ने। इसलिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता किसको माना जाता है? अत्रि पुत्री महेश को माना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का दूसरा नाम भी है विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो ध्यान रहे कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। देखो यहां कौन है? कुंभा है। इसने सबसे पहले देखो शासन का कार्य यहां पे दे रखा है 1433। तो 3 वर्ड पहले क्या है? 143। अब आपको पता है 143 किसको कहते हैं? पता है ना? तो कुंभा ने सबसे पहले 143 किसको बोला था? कुंभल देवी को। किसको बोला था? कुंभल देवी को बोला था। और कुंभल देवी से बहुत प्यार करता था और उससे शादी कर ली। लेकिन एक बार क्या हुआ? कुंभल देवी इससे नाराज हो गई और उसने कहा क्या मुझसे प्यार तो करते हो, इसमें कोई शक नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आप मेरी चिंता नहीं करते, आप मेरी फिक्र नहीं करते हो। यानी कहने का मतलब है कि पायल तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है? झंकार नहीं है। प्यार तो है लेकिन उसमें फिक्र नहीं है। किसने कहा? कुंभल देवी ने। तब महाराणा कुंभा ने कहा कि अरे भाग्यवान तूने ये क्या बात कही, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तू खाना बनाएगी तो मैं बर्तन मांजूंगा। तब ये कुंभल देवी ने कहा कि बर्तन तो रेबा दो, थे तो मेरी याद में एक इमारत बनवा दो। तब भी कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने कुंभल देवी की स्मृति में यानी याद में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी राशि सेम होती है, कुंभा, कुंभल देवी और कुंभलगढ़। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा का एक निवास स्थान है जो किस नाम से जाना जाता है? कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई भी पूछे कि कुंभा का निवास स्थान है वह कौन सा है? कटारगढ़। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में। अब ये कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में, ये भी आपको पता होना चाहिए, राजसमंद में। लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि निर्माण कैसे हुआ, कब से कब तक हुआ, किसकी देखरेख में हुआ, शिल्पी कौन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कुंभा की उपाधियों की। ध्यान रहे सबसे पहले पार्ट में उपाधियां, दूसरे में युद्ध व संधियां, तीसरे में स्थापत्य कला और चौथे में सांस्कृतिक उपलब्धियां।
तो सबसे पहले हम कौन से पार्ट की चर्चा करते हैं? उपाधियों की, कि कुंभा के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई थी। ध्यान रहे दोस्तों, यह कहा जाता है कि कुंभा ने लगभग 108 उपाधियां धारण की थी। कितनी? 108 उपाधियां धारण की थी। और उन उपाधियों की जानकारी, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उपाधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और उन उपाधियों की जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से दो स्रोत है? एक का तो नाम है कुंभले गड्डी प्रशस्ति, और दूसरे का नाम है कीर्ति स्तंभी प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन है? अत्रि पुत्र महेश है। कब से कब तक लिखी गई थी? 1460 ईस्वी में लिखी गई थी, ये ध्यान रखें। अब उपाधियां कौन कौन सी धारण की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, महाराजाधिराज, राय रायण, नरपति, नंद नंदीश्वर, अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादेन, प्रवीणेन, राणो रासो। बहुत सारी ऐसी उपाधियां जो कुंभा के द्वारा धारण की गई थी। अश्वपति, गजपति, नरपति, ये बहुत सी उपाधियां हैं जो किसके द्वारा धारण की गई? कुंभा के द्वारा। अब देखो उन उपाधियों की बात करते हैं। जैसे सबसे पहली उपाधि तो कौन सी है? हाल गुरु। दूसरी उपाधि कौन सी है? दान गुरु। तीसरी उपाधि कौन सी है? सेल गुरु। चौथी उपाधि कौन सी है? राजगुरु। इनके अर्थ भी साथ साथ लिखते जाए तो अच्छा रहेगा। देखो हाल गुरु क्यों कहा जाता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। अब आप कहेंगे सर पहाड़ी दुर्गों का स्वामी क्यों कहते हैं इसको? देखो एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद, जिसका लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार यह बताया गया है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के किसके? मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने? अकेले महाराणा कुंभा ने। ध्यान रहे, कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो उसमें ऑप्शन रहता है मालदेव, कुंभा, प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करके आते हैं? महाराणा कुंभा करके आते हैं। नहीं, राजस्थान के नहीं, मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, ना कि राजस्थान में। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। वहीं मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मालदेव को दिया जाता है। तो इसने जो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, अधिकांश कौन से, कहां पर स्थित है वो दुर्ग? पहाड़ियों पर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गिरि दुर्गों का स्वामी कहते हैं। और गिरि दुर्गों का स्वामी कहने के कारण उसको क्या कहा गया? हाल गुरु कहा गया है। दूसरा क्या है? दान गुरु। दान गुरु क्यों कहा गया? दानशीलता के कारण कहा गया है। किसके कारण कहा गया है? दानशीलता के कारण कहा गया है। तीसरा क्या है? सेल गुरु। पर्वतों का स्वामी होने के कारण इसको क्या कहा गया है? सेल गुरु कहा गया है। किसका स्वामी होने के कारण? पर्वतों का स्वामी होने के कारण कहा गया है। राजगुरु, कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण इसको क्या, किसकी उपाधि दी गई है? राजगुरु की उपाधि दी गई है, ध्यान रहे। वहीं चाप गुरु का अर्थ है धनुर्विद्या में दक्ष था। कौन सी विद्या में? धनुर्विद्या के कारण इसको क्या कहा गया है?
चाप गुरु कहा गया है। वहीं एक नाम इससे मिलता जुलता और आता है छाप गुरु, यानी छापा मार युद्ध पद्धति में दक्ष होने के कारण इसको क्या कहा गया है? छाप गुरु कहा गया है। किसको? महाराणा कुंभा को। नंदीश्वर, ध्यान रहे, नंदीश्वर की उपाधि क्यों दी गई है? शैव धर्म का उपासक होने के कारण इसको किसकी उपाधि दी गई है? नंदीश्वर की उपाधि दी गई है। वहीं इसको टोडरमल की उपाधि भी दी गई है। टोडरमल वो नहीं जो अकबर के दरबार में रहता था, ये टोडरमल महाराणा कुंभा की एक उपाधि है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये संगीत की तीनों कलाओं में निपुण था, और संगीत की तीनों कलाओं में निपुण होने के कारण इसको क्या कहा गया है? टोडरमल कहा गया है। किसको? महाराणा कुंभा को। परम गुरु क्यों कहा गया है? यह भी आपको पता होना चाहिए। राजाओं का राजा, यानी राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण क्या कहा गया है? परम गुरु कहा गया है। महाराजा धीराज, क्या कहा गया है? महाराजा धीराज, यानी राजाओं का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? राजाओं का राजा कहा गया है। किसको? महाराणा कुंभा को। प्रजापालक क्यों कहा गया है? प्रजा का पालक था, प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहता था। ध्यान रखना है, कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अश्वपति घोड़ों का पालक, गजपति हाथियों का पालक, नरपति। ध्यान रहे, हर उपाधि के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ रहता है। रायरायणी, अभिनव भट्टाचार्य। देखो, भट्टाचार्य एक ऋषि हुए हैं जो संगीत की कला में निपुण थे, इसलिए संगीत की कला में महाराणा कुंभा भी निपुण था, महान संगीत का जानकार था। इसलिए महान संगीत ज्ञाता होने के कारण, महान संगीत ज्ञाता होने के कारण कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको? महाराणा कुंभा को। इसके अलावा महाराणा कुंभा को राणो रासो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणो रासो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विद्वानों का संरक्षक होने के कारण, विद्वानों का संरक्षक होने के कारण। वहीं इसको क्या कहते हैं? हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, या सुल्तान भी कहते हैं, हिंदू बादशाह भी कह सकते हो, महान हिंदू शासक भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्ति की थी। मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? हाल गुरु, दान गुरु, सेल गुरु, राज्य गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, नंदीश्वर, टोडरमल, परम गुरु, महाराजा धीराज, प्रजापालक, अश्वपति, गजपति, रायरायण, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, वीणा वादन, प्रवीणैन, नाटक राजकृता। इसकी एक उपाधि और है जिसका नाम क्या है? नाटक राजकर्ता। क्यों? क्योंकि इसने 4 नाटक लिखे थे। कौन कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की थी। राजगुरु, नरपति, रायरायण, ये इसकी क्या है? उपाधियां है। किसकी? महाराणा कुंभा की। और इन सब उपाधियों की जानकारी हमें किससे मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। तो दोस्तों, ये कुंभा के द्वारा
धारण की गई महत्वपूर्ण उपाधियां थी। वैसे तो कहा जाता है कि कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की है, लेकिन मुख्य ये उपाधि है जिनमें भी सबसे ज्यादा मुख्य मैं आपको बता दूं, एक तो अभिनव भट्टाचार्य, ये पूछ लिया जाता है कि कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है, महान संगीत ज्ञाता होने के कारण। दूसरी वीणा वादन प्रवीण, वीणा बजाने में निपुण। तीसरी हिंदू सूत्रधारण, हिंदू सूत्रधारण क्यों कहा जाता है, मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने के कारण। और चौथी राणो रासो यानी विद्वानों का संरक्षक होने के कारण। पांचवी हाल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। छठी है छाप गुरु और सातवीं टोडरमल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उपाधियों के साथ, पहले पार्ट में हमने एक शब्द और लिखा था आरंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर इसको शेयर नहीं किया है तो आप अभी करें, इसका स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप पर लगाएं। वहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल वीडियोज पर क्लिक करें, ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, ध्यान रहे, बात करेंगे हम आरंभिक जीवन की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपाधियों के बाद उसके आरंभिक जीवन की। देखो आरंभिक जीवन में एक तो आपको पता होने से पिता कौन था, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, ये विशेष बातें याद रखनी है। देखो महाराणा कुंभा है, उसके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था राणा मोक्कल और माता का नाम था हंसा बाई। पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी। ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा। पिता कौन है, राणा मोक्कल है, माता कौन है, हंसाबाई है, सॉरी माता है सौभाग्य देवी, माता है सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी, और पत्नी है कुंबले देवी। किसकी, कुंभा की। कुंभा के पिता कौन है, राणा मोक्कल। अब देखो आप सभी को पता है कि राणा मोक्कल की राणा क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी यानी दासी थी, खातिन। उसके दो बेटे थे, चाचा और मेरा। इन दोनों ने क्या कर दी थी, किसकी सहायता से, महपा पंवार की सहायता से, महपा पंवार की सहायता से गुजरात अभियान पर, गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिलवाड़ा, वहां पर मोक्कल की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। उस समय कुंभा भी वहीं था और कुंभा भागकर सीधा कहां चला गया था, मेवाड़ चला गया था। कहां चला गया था, मेवाड़ चला गया था। तभी हंसाबाई ने क्या किया, कुंभा को मेवाड़ का शासक बना दिया। और उस समय उसका संरक्षक कौन बना था, राणा चुंडा। राणा चुंडा है, एक बात ध्यान हो रखना, राणा चुंडा के जो वंशज है वो क्या कहलाए, चुंडावत कहलाए। और मेवाड़ के पट्टे उन्हीं के नाम से जारी होते थे, उन्हीं के द्वारा जारी किए जाते थे। तो देखो राणा मोक्कल की हत्या के बाद कुंभा कहाँ गया, मेवाड़ गया। मेवाड़ जाने के बाद हंसाबाई ने क्या किया, उसको वहां का शासक बना दिया और चुंडा उसका क्या बना, संरक्षक बना। लेकिन हंसाबाई चुंडा को शक की नजर से देखती थी, इसलिए चुंडा कहां चला गया, मांडू चला गया। किसके पास, होशांग शाह के पास। पीछे से संरक्षक किसको बना दिया गया था, रणमल को बना दिया गया था। अब रणमल ने क्या किया कि मेवाड़ी सरदारों को हटाना शुरू कर दिया और मारवाड़ी सरदारों को, किसने, राव रणमल ने
राव रणमल ने मेवाड़ी सरदारों को तो क्या किया, हटाना शुरू कर दिया। मेवाड़ी सरदारों को तो पदों से हटाना शुरू कर दिया और उनके स्थान पर किसको नियुक्त करना शुरू कर दिया, मारवाड़ी सरदारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, जिससे मेवाड़ के सरदार नाराज हो गए और मेवाड़ के सरदार सीधे कहां गए, मांडू यानी मालवा गए। किसके पास, राणा चुंडा के पास, और जाकर कहा कि महाराज वापस चलो अपने, नहीं तो राव रणमल मेवाड़ ने मारवाड़ बना देगो। तब ये राणा चुंडा कहां आते हैं, वापस मेवाड़ आते हैं। कहां आते हैं, मेवाड़ आते हैं। किसकी सहायता करने के लिए, कुंभा और ये मेवाड़ी सरदारों की सहायता करने के लिए। यह कहा जाता है कि हंसाबाई के एक दासी थी, किसी किताब में हंसाबाई की बताते हैं, किसी किताब में राव रणमल की बताते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था, भारमली। तो कुंभा और ये राणा चुंडा ने रणमल को मारने की एक योजना बनाई। किसको मारने की, रणमल को। क्यों, क्योंकि रणमल ने जब मेवाड़ी सरदारों को हटाना शुरू किया था तो उस समय रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी थी। राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी। ये कौन था, ये राणा चुंडा का भाई था, इसलिए अपने भाई की हत्या का तो बदला लेगा ही लेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तब ये राणा चुंडा और कुंभा ने बारमली की सहायता से चित्तौड़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, जैसे मान लो ये चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग में राव रणमल की हत्या कर दी। किसने कर दी, कुंभा और राणा चुंडा ने। किसकी सहायता से, भारमली की सहायता से। कब की हत्या, 1438 ईस्वी में। कब की, 1438 ईस्वी में हत्या कर दी। यह कहा जाता है कि जिस समय राव रणमल की हत्या की थी उस समय उसका पुत्र, जिसका नाम था राव जोधा, राव जोधा, वह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही था। इसलिए राठौड़ सरदारों ने राव जोधा को कहा था कि भाग सके तो भाग जोधा, भाग सके तो भाग जोधा, रणमल थारो मार्यो जाओ। तब ये कहा जाता है कि राव जोधा वहां से भागा और भागकर कहां पहुंचा, मंडोर पहुंचा। लेकिन मंडोर नहीं रुका और वहां से सीधा बीकानेर में एक स्थान है जिसका नाम है काहुनी नामक गांव, वहां जाकर रुक गया। यानी कहां रुका, काहुनी में। उसका पीछा करते करते राणा चुंडा कहां पहुंचा, राणा चुंडा सिसोदिया है, ये मंडोर पहुंच गया और उसने मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार करके यहां का किलेदार किसको बना दिया, अहाला हिंगोला को बना दिया, अहाला हिंगोला को बना दिया। और राणा चुंडा वापस आ गया। उधर राव जोधा काहुनी से किसके पास गया, हड़बूजी के पास गया और हड़बूजी से वरदान लेकर, हड़बूजी से वरदान लेकर वापस 15 वर्षों के संघर्ष के बाद कहां आता है, मंडोर आता है और अहाला हिंगोल को मार देता है और मंडोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और इसी के साथ मेवाड़ मारवाड़ के संघर्ष की शुरुआत होती है। यानी मेवाड़ कभी मारवाड़ पर आक्रमण करता है तो कभी मारवाड़ मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन अंत में हंसाबाई की मध्यस्थता से इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसे आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है। जैसे मान लो दोस्तों ये अपना क्या है, मेवाड़ है, क्या है, मेवाड़ है, और ये अपना क्या है, मारवाड़ है। ऐसे बना लेता हूं मैं एक बार, ये अपना क्या है, मारवाड़ है। अब मारवाड़ का शासक कौन है, राव जोधा,
और मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा कुंभा। बारमली किससे प्रेम करते थे? कुंभा से प्रेम करते थे, इसलिए राव रणमल की हत्या की थी, उनका सहयोग किया था। अब राव जोधा आक्रमण करता है किस पर? मेवाड़ पर। और ये किस पर करता है? मारवाड़ पर। तो जो ये हिस्सा है जहां पर सर्वाधिक आक्रमण हुए वो किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना का प्रदेश कहा जाता है इसको। यहां पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। कहां पर? गोंडवाना के प्रदेश में, जो दोनों के मध्य स्थित है, और सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। किस किस के द्वारा किए जा रहे थे? कभी मेवाड़ के द्वारा, कभी मारवाड़ के द्वारा। तब ये आक्रमणों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में हंसाबाई ने क्या किया? इन दोनों के मध्य एक संधि करवा दी। अब आप कहेंगे कि हंसाबाई ने क्यों करवाई? हंसाबाई है, जैसे ये हंसाबाई मैंने आपको बीच में बना दी, हंसाबाई आ गई भी, ये लो हंसाबाई। हंसाबाई है वो राव जोधा की तो क्या थी? बुआ थी। राव रणमल की बहन थी इसलिए बुआ हो गई। और ये महाराणा कुंभा की क्या थी? दादी थी। क्या थी? दादी थी। ध्यान रखना है, दादी थी। इसने क्या किया? इन दोनों के मध्य एक संधि करवा दी। कब करवाई है? 1453 ईस्वी में। कोई आपसे पूछे कि आवड़ बावड़ की संधि कब हुई थी, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1453 ईस्वी में। तो इन दोनों के मध्य जो संधि करवाई वह संधि किस नाम से जानी जाती है? आवड़े बावड़े की संधि कहा जाता है। इसको आप राठौड़ सिसोदिया संधि भी कह सकते हैं, इसको आप मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कह सकते हैं, जो 1453 ईस्वी में हुई थी। किसकी मध्यस्थता से? हंसाबाई की मध्यस्थता से। किस किस के मध्य? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य। इस संधि का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वह कौन सा था? मुख्य केंद्र बिंदु यानी कौन से केंद्र बिंदु को मानकर संधि की गई थी? सोजत को। सोजत कहां है? पाली में। यानी सोजत को केंद्र बिंदु मानते हुए इन दोनों के मध्य संधि हुई, आवड़ बावड़ की संधि, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि जहां जहां आवड़े के या आम के पेड़ नजर आए, ध्यान रखना है, जहां जहां आवड़े या आम के पेड़ के नजर आए वो सीमा किसकी होगी? मेवाड़ की होगी। और जहां जहां बबूल और खेजड़ी के पेड़ नजर आए वो सीमा किसकी होगी? मारवाड़ की होगी। यानी आवड़ से आवड़ा, ध्यान रख लो, ये सीमा तो किसकी होगी? मेवाड़ की। यानी आवड़े के पेड़ को किसकी सीमा मान लिया गया? मेवाड़ की। और बावड़ यानी बबूल के पेड़ को किसकी सीमा मान लिया गया? मारवाड़ की सीमा मान लिया गया। इस संधि की शर्त के अनुसार राव जोधा, कौन है? राव जोधा। राव जोधा की एक पुत्री थी। राव जोधा अपनी पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी, श्रृंगारी देवी भी कह सकते हो। राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करेगा। क्या करेगा? विवाह करेगा। किसका? श्रृंगार देवी का। और इसी श्रृंगार देवी ने फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे कौन सी बावड़ी कहा जाता है? गोसुंडी बावड़ी कहा जाता है। कौन सी बावड़ी कहा जाता है? गोसुंडी बावड़ी कहा जाता है। और ये गोसुंडी बावड़ी राजस्थान में वैष्णव धर्म, ध्यान रहे, राजस्थान में वैष्णव धर्म की सबसे पहले जानकारी देने वाली प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान में वैष्णव धर्म की सबसे पहली जानकारी किससे मिलती है? हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है किससे?
गोसुंडी बावड़ी से, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी ने, रायमल की पत्नी श्रृंगारी देवी ने। इस प्रकार से मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष चल रहा था उस पर विराम चिन्ह लगा दिया गया। किसके माध्यम से? आवड़ बावड़ की संधि के माध्यम से लगा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए राव जोधा कौन है? राव रणमल का पुत्र। रायमल कौन है? महाराणा कुंभा का पुत्र। श्रृंगारी देवी कौन है? राव जोधा की पुत्री। उसका विवाह किसके साथ हुआ? महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई? आवड़ बावड़ की संधि। कौन से केंद्र बिंदु को लेकर? सोजत को लेकर। कब हुई? 1453 ईस्वी में। किसकी मध्यस्थता से? हंसाबाई की मध्यस्थता से। तो दोस्तों ये तो हो गया कुंभा का आरंभिक जीवन और उपाधियां। अब दूसरा पार्ट क्या है? युद्ध व संधियां। एक साथ शायद पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए युद्ध व संधियों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, उसमें भी हम 143 की चर्चा करेंगे। अब आपको पता है 143 जिसको कह दिया जाए वो हमारे सामने अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तो वैसे ही सबसे पहले कुंभा ने 143 किसको बोला था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बोला था, और उसके कारण उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।